नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं तिगुर रहमान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये कि हमने फैमिली के साथ इधर सालम किया था 2011 में। तो वो चलता चलता कोर्टों में, तो अब जो है ना हमारी जो ओरल हियरिंग सिविल कोर्ट ऑफ अपील में ओरल हियरिंग थी हमारी। जी ओरल हियरिंग थी सिविल कोर्ट ऑफ अपील में। ओरल हियरिंग थी और वो आपकी परमिशन के लिए थी? जी परमिशन हमें ग्रांट हो गई थी कि आप ओरल हियरिंग के लिए आ जाएं, ठीक है। जो आपने बोलना है बोल लें। अब मसला ये हुआ कि मेन एप्लीकेंट थी मेरी मिसेज। तो वो थोड़ी सी मेंटली जो सी ना, वो 3 माह से ना उनकी चल रही है थेरेपी। वो मेंटली अपसेट हो गई है, वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती खुद पर्सनली जाके वहाँ। तो हमने डॉक्टर को हमें लेटर भेज दिया डॉक्टर की तरफ से कि डॉक्टर कहता है कि इन्हें 6 से 12 महीने चाहिए, इनकी काउंसलिंग वगैरह और थेरेपी होगी तो फिर ये जो है ना ये सही होंगे, मतलब प्रिपेयर होंगे वहाँ पर बोलने के लिए। लेकिन कोर्ट जो कहती है कि हम आपको मैक्सिमम जो है ना 2 माह का और टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने मुझसे कहा कि 2 माह, ये तो डॉक्टर कहती है कि नहीं जैसे ये सही नहीं हो सकती, बोल नहीं सकती इसी तरह, आगे जवाब नहीं दे सकती। तो उससे उसके बाद क्या हाल होगा? मतलब कोई ऐसा है कोई कि थोड़े से नरम हो जाए? कोई देखिए बात यह है कि अगर तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने ये लिख के दिया है, वो कह रहे हैं कि जी वो ठीक नहीं हो सकती, तो जनरली स्पीकिंग कोर्ट जो है वो उसको ज़रूर कंसिडर करती हैं। डॉक्टर के अगर लेटर भी है और जो कंडीशन है उसको ज़रूर कंसिडर जनरली स्पीकिंग करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कोर्ट ऑफ अपील में परमिशन जो है वो मिली हुई है, उसकी हियरिंग है, मामला इसका मतलब है काफ़ी ऊपर तक जा चुका हुआ है। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या सिचुएशन है, क्या रीज़न्स हैं आपके असाइलम के क्लेम करने के और किस वजह से रिफ्यूज़ हुई और बात वहाँ तक कैसे पहुँची। तो चूँकि ऑलरेडी कोर्ट्स में मैटर हैं तो इसका ये ज़रा डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ऑब्वियसली अगर मेडिकल रीज़न है ज़रूर कोर्ट्स जो है उसको कंसिडर करती हैं। या तो शायद जो आपने लेटर दिया उसमें इनफ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जिसकी वजह से कोर्ट कन्विंस हो सके कि वो उतना डिले करें, क्योंकि अदरवाइज़ जनरली स्पीकिंग कोर्ट्स ज़रूर उसको वो कंसिडर करती हैं मेडिकल कंडीशन को, और ख़ास तौर पे अगर डॉक्टर का लेटर भी हो। मेरा मशवरा यही है कि आप इस सिलसिले में जाके अपने वकील से या किसी वकील से डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी सर, वो मेरी पहले लाइन ड्रॉप हो गई थी। मेरा एक और भी 2 छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज। जी जी बोलिए। जी फर्स्ट है, ट्रिब्यूनल में जो मेरी अपील हियरिंग होगी उसमें यूजुअली क्या ड्यूरेशन होता है उस हियरिंग का, और दूसरी बात ये कि उसमें ज़्यादातर सॉलिसिटर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है या मैं भी बोल सकती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि इस फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में क्या बैरिस्टर को मुझे लेना चाहिए या सॉलिसिटर विल बी इनफ? बस ये 2 क्वेश्चन थे प्लीज। थैंक यू। जी आपका पहला हेलो, मेरे सामने जो कॉलर जो हैं वो आपने फ़ोन रख दिया, आप टी पे अगर सुन रही हैं। देखिए मेरे ख्याल में आपका पहला सवाल ये था पिछली जो आपने थोड़ी देर पहले कॉल किया था कि जी आपके ह्यूमन राइट्स के वो कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि करेंगे, लेकिन उसमें मैं ये भी ज़रा ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्दो कि ह्यूमन राइट्स का कोर्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका केस आर्टिकल 8 के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से सही तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए। उस सिलसिले में जो भी एविडेंस वगैरह है वो सारा कुछ लगाया जाए। अब जो आपका अभी जो आपने सवाल किया कि जी कितना टाइम लगता है, वो तो ऑब्वियसली केस पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली घंटा 1.5 जो है का टाइम फ्रेम होता है जो कि एक केस पे जनरली स्पीकिंग लगता है। लेकिन अगेन बाज़ केसेस लंबे होते हैं, बाज़ केसेस थोड़े से जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। सोलिस्ट वो जो आप उसके साथ ये भी पूछ रही थी कि जी उसमें आपके सोलिस्टर ज़्यादा बोलेंगे या आपको करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए ये केस की नोयत पे डिपेंड करता है कि इश्यूज़ क्या हैं। हो सकता है कि आपसे कुछ ज़्यादा पूछने वाली बात ना हो। अगर ऐसी सूरत है कोई लीगल पॉइंट ही है तो उसमें आपका वकील ही बोलेगा ज़्यादातर।
लेकिन अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि क्लैरिफाई करनी है या जो आपसे कुछ पूछना है तो आपसे सवाल जवाब भी होगा और आपके वकील भी बोलेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि केस की क्या नोयत है, क्यों रिफ्यूज़ किया गया था, क्या इश्यूज़ हैं। और जहाँ तक बात है सोलिसिटर या बैरिस्टर का होना ज़रूरी है, तो अगेन फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है, ज़रूरी नहीं है कि अगर बैरिस्टर ही हो सोलिसिटर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, अगर वो माहिर है अपने काम में, तो वो भी ज़रूर वो कर सकता है। तो वो तो आपको आपका सोलिसिटर ही उस सिलसिले में सही एडवाइस कर सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। या मैं और मेरे हस्बैंड 10 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, यूके में आए हुए। हमारी 2 बेटियां हैं। जी वन इज 8 year old एंड दूसरी 6 year old है। हमने केस लगाया था 2012 में जब मेरी बड़ी बेटी 5 साल की थी जी तो तब उन्होंने अपील हुई, रिफ्यूज हो गया 2014 तक। ये देन 2015 में हमने नया केस लगाया जब मेरी बेटी 7 साल की हो गई थी जी तब उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया उस केस को। एंड उसके बाद हमें रिकंसिडरेशन में भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। देन फर्स्ट टायर अपील में हम गए तब भी हमें रिफ्यूज कर दिया। अब अपर ट्रिब्यूनल में भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और इसके बाद मेरा वकील बोल रहा है कि हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहती हूँ इसके कितने चांसेस है और इसका अंत क्या हाई कोर्ट में भी वो ना कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी अब 8.5 साल की हो गई है एंड अनदर वन इज 6 year old। जी आपके देखिए ये तो हर एक के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, चांसेस के कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, पीछे कोई टाइज हैं नहीं हैं, यहाँ पे कितना टाइम हो गया है। आप जो है ये जो अभी अपर ट्रिब्यूनल से रिफ्यूज़ हुआ है तो ये अभी रिसेंटली हुआ है? रिसेंटली हुआ है और उन्होंने यही कहा है आप पीछे जाके अगर आप अच्छा, यहाँ और पे कोई सेटल हो सकते कोई हो तो पीछे भी सेटल कोई हो सकते किसी किस्म के क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह तो नहीं है किसी की भी, आप फैमिली में से आपके हस्बैंड के या हो। किसी नहीं, की? कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड वैसे भी अपने उनकी फैमिली से इतनी बनती नहीं है। वो हमने बताया भी था कि जी। उनकी देखिए मेरे हिसाब से तो फिर मेरे हिसाब जी मेरे हिसाब जो सॉरी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फिर इसको हाई कोर्ट में आपको चैलेंज करना चाहिए। जो भी ऑब्वियसली उसमें अब आगे हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है या नहीं करता तो वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपर ट्रिब्यूनल का भी रीसेंट डिसीजन भी एक था 7 years के बेसिस पे जिसपे उन्होंने कहा था कि ऑब्वियसली 7 साल का जो है अगर कोई हो जाए यहाँ पे तो उनको उनका कंपैशनेटली देखना चाहिए। अगर क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह ना हो तो यहाँ पे रहने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगेन हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली हाई कोर्ट जो है वो उसको ज़रूर परसू करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हाई कोर्ट फिर उस पर फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सर जी असद बोल रहा हूँ लंदन से। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूँ। जी तो इस क्वेश्चन ये है कि मुझे 10 साल पे डिफरेंस मिला है 10 एयरपोर्ट पे। तो अभी मैंने सॉरी क्या आप के लिए क्या हुआ? सॉरी क्या क्वेश्चन क्या आपका? मैं क्वेश्चन ये 10 ईयर के रूट मुझे इंडेफिनिट मिला है। जी तो मैंने कभी भी नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये मैं पूछता हूँ कि इस पे कितना टाइम लगता है ये नेशनलाइजेशन पे? और क्या अगर किसी ने पास में एज स्टूडेंट 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया हो तो क्या वो चेक करते हैं पीछे पास में कि उस पर कोई रिफ्यूज तो नहीं करते? और दूसरा ये कि मेरा एक बेटा हुआ है मेरे इंडिफरेंस के बाद, तो ऑब्वियसली उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरी वाइफ है जिसको 2.5 का वीज़ा मिला है। तो उसका एक्सटेंशन है नेक्स्ट ईयर सितंबर में, तो उसको दोबारा 2.5 ईयर मिलेगा। उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी? मतलब उसने एंट्री लेवल 1 किया हुआ है ईसोल, तो अगर ये उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? देखें जहाँ तक जी जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था ना, जो आपकी नेशनैलिटी के हवाले से है, तो नॉर्मली 5-6 महीने का टाइम लगता है, बाज़ू का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली विद इन 6 months एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती हैं। अब आप दूसरा सवाल आपका ये था कि स्टूडेंट वीज़े पे अगर किसी ने 20 घंटे से ज़्यादा काम किया तो वो देख सकते हैं कि नहीं दे सकते। बिल्कुल इसको चेक किया जा सकता है और चेक कर सकते हैं होम ऑफिस। और अगर उनको ये लगता है कि जी और चेक होता है कि जी 20 आवर्स आपको अलाउड थे और आपने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है तो उस बेसिस पे केस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है।
जहाँ तक आपकी वाइफ की से मुतल्लिक सवाल था, उनकी एक्सटेंशन से मुतल्लिक, तो अभी अगर उनको स्पाउस वीज़ा मिला था 2.5 ईयर्स के लिए, तो अभी वो 2.5 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, मज़ीद एक्सटेंशन के लिए। और उसमें उन्होंने अगर पहले A1 की रिक्वायरमेंट मीट की थी इंग्लिश की, तो फिर उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट वही A1 की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर सर, वालेकुम बोल रहा हूँ मैं लंदन से। वालेकुम जी, सॉरी कौन सा बोल रहे हैं? रईस बोल रहा हूँ लंदन से। जी रईस साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी जी। और मेरी वाइफ इंडियन है, उनके पास 2.5 ईयर का स्पाउस वीजा है। उनकी एक्सटेंशन ड्यू है नेक्स्ट ईयर जनवरी में। तो उनके जब फर्स्ट टाइम उनका वीजा अप्लाई किया था तो यूके ने रिक्सेट सर्टिफिकेट लिया था इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट का। उन्होंने C1 दिया था, C1 ग्रेड। जी जी। तो अब उनकी एक्सटेंशन के लिए उनको कोई इंग्लिश का और कोई वो नहीं, उनको ये चल जाएगा? नहीं, ये चल जाएगा जी, चल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था, मैं इसमें जैसे वर्किंग टैक्स क्रेडिट क्लेम करता हूँ तो इसमें एक्सटेंशन पे या इंडेफिनिटली पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, आप 18,600 से ऊपर ही आप कमा रहे हैं ना जी। अर्निंग जो है 18,600 से ज्यादा है जी, तो दैट्स फाइन, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम होपफुली इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं नासिर बोल रहा हूँ ड्यूसबरी से। जी नासिर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैंने पूछना है कि मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था पाकिस्तान से और फिर यहाँ के मैंने शादी कर ली और स्पोर्ट्स वीज़ा पे स्विच हुआ। तो अभी मेरी स्पोर्ट्स वीज़ा की एक्सटेंशन आ रही है सितंबर में जी। तो पूछना ये है कि मैं जब पाकिस्तान से आया उस वक्त मैंने टॉइक किया था और फिर बाद में मैंने आइल्स किया। टॉइक मेरा B1 लेवल का था, आइल्स मेरा B2 लेवल का था, वो एक्सपायर हुआ था। फिर मैंने ये सिटी कॉलेज लंदन से अभी रिसेंटली किया है दोबारा जी। तो अभी पूछना ये है कि मुझे स्पोर्ट्स वीज़ा की एक्सटेंशन इसमें वो टॉइक वाला चक्कर को इफेक्ट करेगा? अगर आपने जेन्युइन तरीके से सारा कुछ किया हो तो कोई इफेक्ट करने की मेरा नहीं ख्याल। हाँ वो तो जेन्युइन था, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि आइल्स के भी मतलब जो है वो B2 लेवल का था, वो बाद में मैंने जी ठीक है किया है। तो फिर इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी इमरान बात कर रहा हूँ। ये लाइव कॉल चल रही है ना? जी बिल्कुल लाइव कॉल चल रही है, बोलिए आप क्या सवाल है? जी सर मेरा सवाल ये है कि मैंने जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया हुआ है, मैं एंटरप्रेन्योर वीजे पे था। अच्छा। एंटरप्रेन्योर वीजे पे अभी मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा जुडिशियल रिव्यू की परमिशन आई तो मैंने उसको अप्लाई किया। तो अब जो है मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है इस वक्त। तो फेसबुक जो है उस पर एडवर्टाइजमेंट का एक होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट जो की है तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फेसबुक पे जस्ट मेरा नेम नहीं है, उनका इशू ये है। तो अब वो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर हम गए हैं और उस पे अभी ये है कि आप क्या समझते हैं कि उस पे हल ये हो सकता है या नहीं? और दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा, आप प्लीज अगर आंसर देखें। अगर वही एडवर्टाइजमेंट आपने दी है और उसमें आपका नाम नहीं है जो कि होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो आपका नाम होना चाहिए, तो अगर उसमें नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उसमें ऐसे नाम है कि लिंक पर है, अगर उसके ऊपर एक वेबसाइट, हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सारी डिटेल आती है, तो फिर हमारे पास वो सारा नाम और हर चीज उसमें आ जाती है। जी आप उसको फिर आर्ग्यू उसको इस तरह किया जा सकता है कि जी उस पर लिंक है। जी जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी रफियान बोल रहा हूँ लूटन से। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। पहला सवाल ये है कि मैं पिछले साल आया था पाकिस्तान से, तो मुझे डिटेन कर लिया था इन्होंने और डिटेंशन सेंटर में मेरा केस पास हो गया था। जब उन्होंने मुझे फारिग किया होम ऑफिस वालों ने, तो उन्होंने मुझे ना कोई एड्रेस मांगा था तो खिताबत के लिए, आप जहाँ जा रहे हैं हमें कोई एड्रेस चाहिए आपका। तो मैंने अपने किसी दोस्त से फोन किया कि सब वो एड्रेस मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये मेरा एड्रेस दे दो, तो दे दो इनको, इस पे आपकी कोई डाक वगैरह आ जाएगी तो आप ले लेना। वो मैं एड्रेस दे के तो उनसे फारिग होके आ गया। लेकिन आके मैंने जो रैश रखी वक्ती तौर, क्योंकि मैंने अभी अपना लहदा कमरा वगैरह तलाश करना था, तो किसी और जगह पे रहना शुरू कर दिया। और जब मेरा BRB कार्ड आया तो उसी पे मैंने ना अपनी फैमिली को भी अप्लाई कर दिया।
जब मेरी फैमिली आई तो इन्होंने कौंसल वालों ने जब मेरा सारा इंटरव्यू लिया तो इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगा दिया कि आपने उस एड्रेस जहां आप रह नहीं रहे थे उस एड्रेस को आपने फैमिली के लिए इस्तेमाल क्यों किया है। तो इसलिए हम आपकी जो टेम्पररी अकोमोडेशन जो मेरी फैमिली जब आई है तो क्योंकि इन्होंने फिर उस वक्त वीजा ही मुझे सिर्फ 1 महीने का दिया था फैमिली को। मुझे ये था कि कौन सा सॉरी लंबा वीजा देंगे मैं आराम से अकोमोडेशन कर लूंगा फैमिली के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे बाकी, उसमें मैंने फैमिली बुलानी थी। जब फैमिली आई तो फिर मेरे पास जब मैं अरेंज नहीं कर सका तो इन्होंने फिर ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दी कि आपने क्यों फैमिली मंगवाई है जब आप अकोमोडेशन नहीं कर सके, ये एड्रेस क्यों इस्तेमाल किया जब आप यहाँ रह नहीं रहे थे। तो अब इन्होंने उस वक्त मुझे भेज दिया था लूटन लंदन से। किन्होंने भेज दिया था आपको? मटन कौंसल वालों ने। नहीं, आपकी फैमिली किस वीजे पे आई थी यहाँ पे? मैंने असylum किया था इधर। अच्छा, तो वो फैमिली रियूनियन पे जो है वो आए थे? फैमिली रियूनियन वीजे पे आई थी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या आपका सवाल क्या आपका? सवाल यह है कि अब इन्होंने मुझे लेटर भेजा है कि हम आपकी ये टेम्पररी अकोमोडेशन जो इन्होंने मुझे 2 बेडरूम की दी है वो हम खत्म कर रहे हैं 31 मई को। जी जी, हम तस्लीम करते हैं आप होमलेस हैं, लेकिन आप खुद अरेंज करें एक घर का तलाश करें, हम किराया दे देंगे। अच्छा, तो आपका इशू बेसिकली ये हाउसिंग से रिलेटेड है ना? हाँ जी जी जी। देखिए, मैं इसमें आपको ज़रा एडवाइस नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैं हाउसिंग में डील नहीं करता हूँ। जो है अगर आप चाहें तो किसी वकील से जो कि डील करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं हाउसिंग में, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।